नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम CIG सर्टिफिकेट इन गाइडेंस के कोर्स कोड NES 102 के यूनिट 3 अर्थात इकाई 3 की, जिसका शीर्षक है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। यह सभी शिक्षक और जो भी शिक्षा से जुड़े हैं या उनके जानकारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं भी जुड़े हैं। तो यह शिक्षक और टीचर्स, बच्चे सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह सभी को समझना चाहिए। यह ISPCS एग्ज़ाम में भी, यह CSAT के परीक्षा में अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल स्किल, आपका जो इंटरपर्सनल संप्रेषण है वह आता है, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन है इंटरपर्सनल। आइए देखते हैं इसके तहत हम संरचना में क्या क्या देखेंगे। प्रस्तावना, उद्देश्य, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्या है। जब भी मैं हिंदी में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहूँ तो आप समझिएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। इंटरपर्सनल संप्रेषण में क्या है, आप हमेशा संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण एक दो तरफी प्रक्रिया है। वयस्क की भूमिका स्नेह, समझदारी और स्वीकृति का संप्रेषण करना। आप संप्रेषण कैसे करते हैं? स्नेही बनकर, आक्रामक बनकर, स्वीकार कर, अस्वीकार कर, मेरी बात सुनो, अन्यथा अधिकारवादी पैटर्न, ठीक है वही करो जो तुम करना चाहते हो, अनुमति बोधक पैटर्न, आओ देखें हम मिलकर इसे सुलझाएं, लोकतांत्रिक सहभागी पैटर्न। यहाँ पे हम हिंदी में ही बता रहे हैं, आप इसका इंग्लिश समझ सकते हैं, इतने तो आप विवेकपूर्ण हैं ही। आप किस दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहेंगे? हम अधिक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनकर उचित उत्तर देकर बच्चों को और उनके विचार और भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में सहायता करके। अगला पॉइंट है, आपके अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को अन्य क्या बातें प्रभावित करती हैं। अगला है शिक्षक और माता पिता। आइए साथ साथ चलिए। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण का प्रभावकारी उपयोग करना। सारांश, अंत में हम सारांश देखेंगे। इकाई के अंत में अभ्यास भी आप देख सकते हैं। पहले देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप विचार कीजिए, राजू आयु 10 वर्ष डेस्क से अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल रहा था, तभी डेस्क का ढक्कन फिसला और जोर से बंद हो गया। शिक्षिका श्रीमती मेहता चीख पड़ी, तुम बहुत लापरवाह लड़के हो, हमेशा बाधा डालते हो। कुछ देर बाद राजू ने डेस्क का ढक्कन दोबारा जोर से बंद किया, परंतु इस बार जानबूझकर। चौथी कक्षा के बच्चे आधी छुट्टी में खाना खा रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। रवि को पकड़ने की कोशिश में सूरज ने सालू को धक्का दिया और उसका खाना गिरा दिया। सालू रोने लगी। श्रीमती अहमद ने, जिन्होंने यह सब होते देखा था, दोनों को बुलाया। उन्होंने सालू के आंसू पोंछे और कहा, सूरज का उद्देश्य तुम्हें धक्का देने का नहीं था, आओ देखें हम अब क्या कर सकते हैं। सूरज और उसके दोस्तों ने अपने नाश्ते के डिब्बे सालू के साथ बांटने के लिए आगे किए। थोड़ी ही देर से सभी बच्चे फिर से खेलने लगे। शिक्षक और माता पिता होने के नाते आपने ऐसी कई स्थितियाँ देखी होगी या उनसे जुड़े रहे होंगे। ऊपर दिए गए तरीकों में से कुछ से या दूसरे अलग तरीकों से आपने अपनी प्रतिक्रिया दी होगी जरूर। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जरूर जवाब देते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हम अलग स्थितियों में अलग बातें कहते हैं और करते हैं, अर्थात हम संप्रेषण करते हैं। इसी तरह से बच्चे और दूसरे वयस्क भी जवाब देते हैं और हमारे साथ संप्रेषण करते हैं। संदेशों का यह आदान प्रदान अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। इस इकाई में हम अधिक प्रभावशाली संप्रेषण करना सीखेंगे ताकि हम अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में बच्चे की मदद कर सकें। इसका उद्देश्य क्या है? इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप संप्रेषण के विभिन्न तरीकों को पहचान सकेंगे, बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रत्येक संप्रेषण पर पड़ने वाले प्रभाव को बता सकेंगे, वयस्क बच्चे के साथ संपर्क में दिए गए विवरण में दी गई संप्रेषण की विधियों की पहचान कर सकेंगे, संप्रेषण के प्रभावकारी और अप्रभावकारी तरीकों में उदाहरण देकर भेद कर सकेंगे, संप्रेषण पर अन्य कारकों जैसे सांकेतिक, अशाब्दिक व्यवहार, भाषा बोलने वाले की पृष्ठभूमि इत्यादि के प्रभाव को पहचान सकेंगे, अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व से होने वाले दिक्कतों से निपटने के तरीके सुझा सकेंगे, माता पिता और शिक्षकों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए संप्रेषण के अनुकूल प्रयोगात्मक कौशल विकसित कर सकेंगे। अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है, आप हमेशा संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण का मतलब संदेश भेजना और प्राप्त करना। यहाँ तक कि इस पर ध्यान दिए बिना कि या इसे जाने बिना हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं इस बारे में संदेश भेजते हैं और उनसे संदेश लेते भी हैं। हम ये संदेश कैसे भेजते हैं, अगर उदाहरण जो हमने बताया था देखें तो हम एकदम से पहचान लेंगे कि शिक्षक संदेश भेजने वाले हैं, क्योंकि वह बातचीत कर रहे हैं। लेकिन राजू के बारे में क्या कहेंगे, जिसने बिना एक शब्द कहे अपने डेस्क के ढक्कन को दूसरी बार जानबूझकर गिराकर शिक्षिका को एक संदेश भेजा। क्या श्रीमती अहमद भी एक संदेश भेज रही थी जब उन्होंने सालू के आंसू पूछे? इन उदाहरणों में हम दो तरीके देख सकते हैं जिनमें हम संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। शाब्दिक, जो हम कहते हैं उसके द्वारा, अपने स्वर के उतार चढ़ाव द्वारा। अशाब्दिक, अपने चेहरे के भाव द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा, हम किस तरह उठते बैठते हैं, यानी कि बॉडी लैंग्वेज।
जब हम चुप रहते हैं हम अशाब्दिक रूप से संप्रेषण करते हैं, अर्थात शब्दों का प्रयोग किए बिना हम भावों का संप्रेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आसपास हो रही लड़ाई पर ध्यान न देने का निश्चय कर ले तो हम लड़ाई से अलग रहने की इच्छा का संप्रेषण कर रहे हैं। यह बात हमें संप्रेषण के दूसरे पहलू पर ले आती है। क्या वास्तव में जो संदेश हम दूसरे तक भेजना चाहते हैं उसे हम भेज पा रहे हैं? यहाँ पे आप स्थिति देख सकते हैं, संदेश कौन भेज रहा है, कैसे भेजा जा रहा है। यहाँ चार्ट के माध्यम से शाब्दिक है कि अशाब्दिक है, संभावित अंतर्निहित संदेश क्या हो सकता है। 8 वर्ष के बच्चे में, 7 वर्ष के बच्चे में, 6 वर्ष, 10 वर्ष, इसमें सब थोड़ा थोड़ा अंतर होगा उनकी समझ के अनुसार। इस अभ्यास को करते समय आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि इन सभी स्थितियों में सभी लोग संदेश भेजने में लगे हुए हैं। कई बार अंतर्निहित संदेश वहीं रहे होंगे जो पहले दृष्टि में दिखाई पड़े हैं, और कुछ दूसरी बार वहाँ शाब्दिक संदेश में कुछ और भी जुड़ा होगा। अन्य संदेश दो अलग बातें कहते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरी की माँ ने यद्यपि उसे शरारती कहा, लेकिन उनकी हंसी उनकी स्वीकृति प्रदर्शित कर रही थी। प्रभावशाली संप्रेषण के उन सभी भिन्न पहलुओं के बारे में अनुवर्ती अनुभागों में चर्चा करेंगे। संप्रेषण एक दो तरफी प्रक्रिया है। अभी तक हमारा ध्यान संदेश भेजने पर था। कभी कभी हम इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे संदेश भेजना एक तरफी प्रक्रिया है। हम भूल जाते हैं कि हम एक व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं और वही व्यक्ति भी हमें वापस संदेश भेज रहा है। तो यह दो तरफी प्रक्रिया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल पे, पराग अपना चित्र शिक्षिका के पास ले जाता है, उसे उनके सामने रखकर उनका ध्यान दूसरे बच्चों से जिनसे वे बातें कर रही हैं हटाने के लिए उनका हाथ खींचता रहता है। अध्यापिका का संभावित उत्तर भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वह कह सकती है कि अभी रुको बेटा, अभी इसके बाद देखती हूँ। चाहे जो भी उत्तर आपने सोचा होगा, यह तथ्य फिर भी रहता है कि ये सभी प्रतिक्रियाएं थी। इस तरह संदेशों का आदान प्रदान होता है। अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं, वयस्क की भूमिका, स्नेह, समझदारी, स्वीकृति का संप्रेषण। वयस्क होने के नाते हम उदासीन होकर नहीं बैठ सकते। हम यह नहीं कह सकते ठीक है मैं एक विषय ढंग से बात करूंगी क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया है। एक प्रवृत्ति एक परिस्थिति की प्रतिक्रिया दर्शाती है, लेकिन जब हम छोटे बच्चों की सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पहले से ही सोचने और अनुमान लगाने की आवश्यकता है कि आगे क्या हो सकता है। एक शिक्षक तथा अभिभावक के तौर पर हमें अपनी उस समझ को प्रयोग में लाना चाहिए कि हम जो संदेश भेजते हैं वह संप्रेषण सुधार करने के लिए कैसे कार्य करता है तथा हम लोगों द्वारा दिए गए संदेश पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्नेह और समझदारी और स्वीकृति का संप्रेषण हम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा की टिप्पणी जैसे कि ये क्या है, क्या तुम नहीं जानते कि हाथी स्लेटी रंग के होते हैं आदि। यह संप्रेषण बच्चों को सहज रूप से स्वीकृत नहीं हो सकता। आप मानेंगे कि शिक्षिका की टिप्पणी का अभिप्राय शायद बच्चों को बुरा महसूस कराने का नहीं था, बल्कि उसका ध्यान वास्तविक स्थिति की तरफ खींचने का था। यानी कि हाथी स्लेटी रंग के होते हैं परंतु हरे रंग के नहीं, लेकिन सख्त लहजे में होने के कारण यह टिप्पणी अपना अभिप्राय संप्रेषित नहीं कर पाती है। तो बच्चों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए स्नेहपूर्ण रूप से कहना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर सुनिए। शीतल कक्षा में देर से आती है, शिक्षिका के पास जाकर गुड मॉर्निंग कहती है और शर्मीली से मुस्कान के साथ उन्हें एक गुलाब का फूल देती है। शिक्षिका का गुलाब फूल स्वीकार कर लेती है, फिर से उपस्थिति लेने लगती है। शिक्षिका शीतल को देखकर मुस्कुराती है और कहती है धन्यवाद। शिक्षिका मुस्कुराती है और कहती है धन्यवाद और अब जल्दी से अपने स्थान पर जाओ, मुझे आशा है कि तुम भविष्य में देर से नहीं आओगे। शिक्षिका कहती है मत सोचो, मुझे फूल देकर तुम देर से आने की सज़ा से बच जाओगे। शिक्षिका का ध्यान जाता है कि मोहित एक सवाल का उत्तर देना चाहता है, लेकिन दूसरे बच्चों में हमेशा उससे आगे रहता है और पहले अपना हाथ ऊंचा करता है। शिक्षिका एक और प्रश्न पूछती है, देखने की प्रतीक्षा करती है क्या मोहित उत्तर देना चाहता है, और तब उसे उत्तर देने के लिए कहती है। शिक्षिका मोहित के उठे हुए हाथ की ओर ध्यान देती है और कहती है मोहित काफ़ी देर से उत्तर देना चाह रहा है, अब उसे एक अवसर देते हैं। शिक्षिका मोहित की ओर ध्यान नहीं देती और जो बच्चा पहले हाथ खड़ा करता है उसी से उत्तर पूछने में लगी रहती है। हालांकि प्रकाश ने उत्तर दे दिया है। शिक्षिका कहती है मोहित तुम हमें बताना चाहोगे कि तुम इससे सहमत हो या नहीं। तो ये सब संप्रेषण के तरीके हैं। आप संप्रेषण कैसे करते हैं, स्नेही बनकर, आक्रामक बनकर, स्वीकार कर, अस्वीकार कर। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात है कि बच्चों से बातें करते हुए हम जो टिप्पणियाँ करते हैं वहीं उनके प्रति हमारे स्नेह स्वीकृति दर्शाती है। कभी कभी हमारी टिप्पणियाँ आक्रामक और आक्रोश और अस्वीकृति दर्शाती हैं। हम में से कोई भी सदा पूरी तरह से स्नेही या पूरी तरह से आक्रामक नहीं होता, न ही हम पूरी तरह से स्वीकृत या पूरी तरह से अस्वीकृत दिखते हैं। शायद हम इन दोनों चरम अवस्थाओं के बीच में ही कहीं होते हैं। मैं किसकी तरह हूँ? स्नेह और स्वीकृति का संप्रेषण बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह जानने के पश्चात हम क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, इस संबंध में अधिक जागरूक होने का प्रयत्न हमें लगातार करना चाहिए।
अगला पॉइंट है मेरी बात सुनो अन्यथा अधिकारवादी पैटर्न। यह क्या है? अधिकारवादी पैटर्न है। अगर तुम जल्दी से अपने खिलौने अलग नहीं रखोगे तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। संदेश जो बच्चा प्राप्त करता है, मुझे सुनना ही है क्योंकि माँ मुझसे अधिक शक्तिशाली है। जिन भावनाओं को यह जन्म देता है, अप्रसन्नता और आक्रोश को। तो यहाँ पे क्या हम यही प्रभाव चाहते हैं? ठीक है, वहीं करो जो तुमको करना चाहते हो। यह भी गलत है, अनुमति बोधक है। यह दृष्टिकोण व्यवहार की दूसरी चरम अवस्था है। एक सख्त अधिकारवादी पद्धति में होने वाली पूर्ण नियंत्रण के स्थान पर अनुमति बोधक पद्धति पर एक नियंत्रणहीन स्थिति है जो लाइसेंस और आज़ादी को दर्शाती है। तो यह भी हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप पूरी तरह एक एक शब्द पढ़ना चाहते हैं तो हम एक सारांश के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं। आओ देखिए, हम मिलकर इसे सुलझाएं। लोकतांत्रिक सहभागी पैटर्न। यह दृष्टिकोण क्या है? शिक्षिका 5वीं कक्षा से हमें कक्षा की पिकनिक के बारे में फैसला करना है। हम या तो चिड़ियाघर जा सकते हैं या जेल। आपके विचार से हमें कहाँ जाना चाहिए? शीला को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके विचार से हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? मीरा ने एक सुझाव दिया, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे आप यहाँ पे अभ्यस्त भी कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। आप किस दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहेंगे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई निश्चित मापदंड नहीं है जिसके लिए कहा जा सके कि यह तरीका संप्रेषण के लिए बेहतर है। सभी पद्धतियों की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं। यह निश्चित करने के लिए कि कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाए, इसके लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि किस पद्धति का प्रभाव बच्चों पर तुरंत या लंबी अवधि तक अच्छा रहेगा। तो हमें अपने विवेक के अनुसार संप्रेषण के सभी तरीकों पे ध्यान देना है। कोई बहुत अच्छा या कोई बहुत खराब नहीं है, सभी का मिला जुला रूप है। हम अधिक प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे? ध्यानपूर्वक सुनकर उचित उत्तर देकर हम कर सकते हैं। जैसे शिक्षिका बच्चे से जो लड़ाई करने के बाद रोता हुआ उनके पास आता है, तुम बहुत झगड़ालू हो, तुम्हें कितनी बार कहा झगड़ा मत किया करो। तो यहाँ पे हम उनको हैंडल कर सकते हैं। इन सब एग्जाम्पलों से आप समझ रहे होंगे। अगला जो है, बच्चों को उनके विचार और भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में सहायता करें। पूरी उनको ऐसा माहौल बनाएं कि पूरी छूट दें। शाब्दिक अशाब्दिक संदेशों को उनके समझें और कम से कम वो अपनी बात खुलकर कह सके। जो भी उनकी प्रॉब्लम है, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। शिक्षिका की कौन सी टिप्पणी आपके विचार से छात्रा की भावनाओं को पहचानने में मदद करेगी? क्या बात है, तुम आराम से क्यों नहीं बैठ सकती? आज तुम बहुत बेचैन लग रही हो। इस प्रकार से पूछ के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जैसे कि विभिन्न विचार जैसे आते हैं, प्रसन्न होना, उदास होना, क्रोधित, भयभीत, भ्रमित, दुर्बल, दृढ़, भाव विभोर, अवसादित, आग बबूला, आतंकित, भौचक्का, थका मादा, प्रभावित, संतुष्ट, असहज, तंग आ जाना, आश्चर्यचकित, भ्रमित, अक्षम, अजय। इन सब भावनाओं, इन सब विचारों, इन सब शब्दों के अर्थों का भी बच्चों के किस प्रकार से उनकी भावनाएं हो रही हैं, इनमें हमें अलग करना चाहिए इन सब चीज़ों को। आगे देखते हैं कि क्या है। आपके अंतर व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल संप्रेषण को अन्य क्या बातें प्रभावित करती हैं? तो आइए देखते हैं। डेस्क पर पेंसिल से टक टक करना, बेचैनी, किसी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करना, किसी व्यक्ति के बोलने के दौरान नीचे की तरफ देखना, आदर देना, महसूस करना, भयभीत होना, यह सब हो सकता है, लेकिन हमें समझना चाहिए दोनों शैलियों को अलग अलग प्रभाव होगा। जब लोग भाषण देते हैं तो हम अक्सर चिढ़ जाते हैं, हालांकि वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब वही विचार हमारे जाने पहचाने शब्दों में व्यक्त किया जाए और उस शैली में किया जाए जिससे चर्चा के लिए बढ़ावा या प्रेरणा मिले, तो हम अधिक सकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसे हमें ध्यान देना चाहिए कि वह एकदम भाषण ना बन जाए जो किसी की समझ में ना आए, बल्कि रोचक तरीके से कहना चाहिए। अगला है शिक्षक एवं माता पिता। आइए साथ साथ चले। शिक्षक और माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सहयोग के संदर्भ में हमें वह प्रसिद्ध गीत याद आता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, और विशेषतः वह पंक्ति, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। बच्चों के विकास को आगे बढ़ाने में शिक्षकों और अभिभावकों के संयुक्त प्रयास के लिए शायद यही हमारा प्रकरण गीत बन जाए। शिक्षकों और अभिभावकों का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे सक्षम बने और खुश रहें। इन दोनों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, फिर भी प्रायः ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से अभिभावक और शिक्षक की दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहाँ बच्चे स्कूल में अपना अधिक समय बिताते हैं, उससे ज़्यादा समय वह घर पर भी बिताते हैं, इसलिए भूमिका दोनों जगह होती है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण का प्रभावकारी उपयोग करना। जो सभी संप्रेषण अभी बताए गए हैं उनका एक संतुलित उपयोग करके जहाँ पे जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हमें प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करना चाहिए। अंत में देखते हैं सारांश, सभी का निचोड़ क्या है। इसको हम कंप्रेस करते हैं, यानी कि निचोड़ बताते हैं। संप्रेषण के अनेक पहलुओं को हम देख चुके हैं और प्रभावकारी
अप्रभावकारी संप्रेषण में अंतर करना भी सीख चुके हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा उसका एक मुख्य उद्देश्य संप्रेषण की अपनी शैली और उसके संभव प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक बनना है। वयस्क होने के नाते शिक्षक और अभिभावक बच्चों से व्यवहार करते समय हमें उनके सामने अच्छे अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने की शुरुआत करनी होगी। संदेश भेजने और प्राप्त करने के कौशल हमें इस तरह प्रयोग करने होंगे जिनसे बच्चे की आत्म प्रतिष्ठा बढ़े और उसके विकास में मदद हो। फिर भी संप्रेषण के उन तरीकों के बारे में हमें सावधान रहना पड़ेगा जो हमारी आदत बन चुके हैं। इसलिए प्रभावकारी संप्रेषण में प्रवीण होने के लिए एक सजग प्रयास की ज़रूरत की आवश्यकता है, यानी कि अलर्ट रहना और बच्चे की भावनाओं को समझना और उसके लिए उस समय क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, कौन सा संप्रेषण उसको जल्दी फ़ायदा करेगा या देर तक रहेगा, जैसी जिसकी ज़रूरत हो वह हमें समझना होगा। तो आज का यह संप्रेषण NES 102 आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इकाई 3 के तहत कैसा लगा ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।